एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो लिखें आप लोग। लिखें आप लोग। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखिएगा। अ कंडक्टिंग व्हील with each spoke length L. Conducting wheel with each spoke length is L, small l. Conducting wheel with each spoke length L, small by L लिखना है, ठीक है ना? is rotating about its axis. Is rotating about its axis in uniform magnetic field, in uniform transverse magnetic field, in uniform transverse magnetic field, in uniform transverse magnetic field with constant angular velocity omega, with constant angular velocity omega, constant angular velocity omega. हो गया? Find EMF between center and the rim. Find EMF between center and the rim. सेंटर और रिम के बीच में EMF अपने को बताना है. आप ट्राई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप बोर्ड पर देखेंगे. तैयार है सब लोग? चलिए, आप सब लोग इधर देखेंगे पहले तो, ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पहिए के परपेंडिकुलर है, व्हील के परपेंडिकुलर है. यही हुआ ना इसका मतलब? आप सब लोग इधर देख ले. अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो लिखा है ना मैंने, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो काम का रिजल्ट अपने बोर्ड पे देखना सब आप लोग, है ना? ठीक है, तैयार है सब लोग? अच्छा देख बेटा, ये अपने पास एक व्हील हो गया, जैसे मान लो ये व्हील हो गया, ठीक है? अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैं क्रॉस में मान लेता हूँ. ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस व्हील की क्या है? परपेंडिकुलर. अच्छा, व्हील की जो बाउंड्री है उसको रिम बोलते हैं ना आप लोग. अच्छा, ये व्हील में कुछ स्पोक भी रहेंगी. कितनी स्पोक है नहीं बता रखा, मैं कुछ अपनी तरफ से मान लेता हूँ. चलो, ये व्हील की स्पोक्स हो गई ना. अच्छा, ये तो व्हील का क्या हो गया? सेंटर. अच्छा, और ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इसके एक्सिस के अबाउट व्हील ओमेगा से रोटेट कर रहा है. इसकी हर स्पोक की जो लेंथ है वो क्या है? एल. तो हर स्पोक इसमें एल लेंथ है, और ये व्हील इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में रोटेट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, व्हील जब रोटेट करेगा तो बताइए व्हील की जो स्पोक्स होंगी वो क्या करेंगी? फ्लक्स कट करेंगी. व्हील के स्पोक से क्या कट होगा? फ्लक्स. आप देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर. ये ये व्हील जब रोटेट कर रहा है तो बताओ इसकी ये जो स्पोक्स है ये क्या कर रही है? फ्लक्स कट कर रही है. तो ये स्पोक के अंदर ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? स्पोक के अंदर ईएमएफ आएगा. और एक स्पोक अगर ईएमएफ में लिखने को बोलूं तो क्या लिख देंगे? कितने बच्चे एक स्पोक का ईएमएफ लिखवा सकते हैं? ईएमएफ इन ईच स्पोक लिखवा देंगे? बोलो कितना होगा? ईएमएफ इन ईच स्पोक. अगर एक स्पोक का ईएमएफ अगर मैं आपसे लिखने को बोलूं तो बोलो बेटे कितना होगा? उसको ई से दिखा देता हूं, और ये हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. ये तो एक स्पोक का ईएमएफ हो गया ना? हो गया. अच्छा, मुझे तो क्या करना है कि सेंटर और रिम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना है. अच्छा, स्पोक में एक स्पोक में कितना ईएमएफ लिखा गया तो आपने लिख ही दिया. अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं इन स्पोक में जो ईएमएफ बन रहा है उसकी पोलरिटी अगर आपसे पूछे तो वो भी बता सकता हूँ. कितने बच्चे बता देंगे पोलरिटी? क्या राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल लगाने के लिए फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और अंगूठा वेलोसिटी की तरफ. क्लियर है? अच्छा देखो, ये जो व्हील जब रोटेट कर रहा है ना, तो आप ही बताइए इस वाली स्पोक का वेलोसिटी किधर है? ऊपर की ओर. इस वाली स्पोक का लेफ्ट में, इसका नीचे की ओर, और इसका राइट साइड में. व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है. सेंस करो, आप इसके रोटेशन को सेंस करो. तो जब ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी ऊपर, इसका लेफ्ट, इसका नीचे और इसका राइट. बोलो क्लियर है?
तो हर स्पोक में जो ईएमएफ है वो कितना बनेगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्योंकि देखो सारे के सारे स्पोक के लिए ओमेगा सेम है, सारे स्पोक के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, और सबके लिए लेंथ भी क्या है, सेम। तो बताइए हर स्पोक के अंदर जो बनने वाला ईएमएफ होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? बहुत अच्छा, हर स्पोक के अंदर ईएमएफ सेम वैल्यू का बनेगा, और उस इसमें ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर रहेगी। ये बात मानते हो? चलिए अब एक और बात बताइए, यहाँ पर मैं इन स्पोक के अंदर जो ईएमएफ बन रहा है उसकी पोलरिटी अगर आपसे बनाने को बोलूं तो क्या पोलरिटी बना सकते हैं? किस तरह से बनाएंगे पोलरिटी के? राइट हैंड रूल से बनाएंगे। राइट हैंड रूल के लिए आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करना है और थंब को वेलोसिटी की तरफ करना है। करो बेटा, देखें, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और थंब को वेलोसिटी की तरफ। इस वाले स्पोक के अंदर जो ईएमएफ होगा उसका पॉजिटिव एंड बनेगा सेंटर की तरफ, नेगेटिव बनेगा रिम की तरफ। इस वाले में भी पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव रिम की तरफ, पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव रिम की तरफ, और पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव रिम की तरफ। मतलब हर एक स्पोक के अंदर जो ईएमएफ बन रहा है उसका पॉजिटिव पार्ट बन रहा है सेंटर की तरफ और नेगेटिव पार्ट बन रहा है रिम की तरफ। कैसे बन रहा है? और हर स्पोक के अंदर सेम ईएमएफ भी यहाँ पर बन रहा है। तो देखो इस व्हील को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि जरा देखना ध्यान से, ये व्हील हो गया आपके पास, इसके अंदर जो ईएमएफ है उसकी पोलरिटी ऐसे, इस वाली स्पोक का ईएमएफ इस तरह से दिखा देंगे, इस स्पोक का ईएमएफ इस तरह से दिखा देंगे। तो जितने भी स्पोक्स हैं सबके ईएमएफ का पॉजिटिव एंड तो बनेगा सेंटर की तरफ और नेगेटिव एंड बनेगा रिम की तरफ। क्लियर है? देखो हर स्पोक में ईएमएफ कितना होगा, ई। श्योर है आप लोग? अच्छा, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ जानना है? सेंटर और रिम के बीच। चलो मैं सेंटर को कुछ नाम दे दो अपनी तरफ से। चलो सेंटर को नाम दे दो, पी नाम दे दो या ओ नाम दे दो, और इस वाले को नाम ए दे दो। सपोज इसका ए, इसका भी ए, इसका भी ए और इसका भी ए। बोलो क्लियर है ना? इस पूरी बाउंड्री के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम सेम की डिफरेंट होगा? क्या इस पूरी बाउंड्री के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बोलो सेम होगा? तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। क्या इसको रीड्रॉ करा सकते हैं क्या आप लोग? अच्छा बोलो, ओ कहां लिया है आपने और ये ए कहां लिया है? रिम पे। तो मुझे डिफरेंस कहां जानना है? क्या ओ और ए के बीच में जानना है? सेंटर और रिम के बीच में जानना है? तो देख बेटा, आप लोग इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं कर रहा हूं तो तुम भी करने लगे हो? ये कौन, मेरे दिमाग में कोई बात है इसलिए मैंने करा, आप लोग क्यों कर रहे हो? नहीं, आप लोग क्यों कर रहे हो मेरे को तो बताओ पहले। चलो कोई बात नहीं, तो देखिए आप लोग सोते हुए लोग जाग चुके हैं। चलो बढ़िया। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो सो रहे हैं, कोई बात नहीं, सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करते उनको। सो जाओ बेटा, वापस सो जाओ। चलो इधर देखो आप लोग, वो लाइट वाइट बंद कर दो उधर की। आप लोग इधर बैठ जाओ, थोड़ा लाइट, नींद अच्छे से। फैन क्यों बंद कर रखा है वहां का? गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है? चलो ठीक है, तो एक काम करो, कितने बच्चे इसको रीड्रॉ कर सकते हैं? जल्दी बोलो, आप रीड्रॉ कर देंगे इसको? तो देखो इधर तो बना दें ओ, इधर बना दें ए। अच्छा ये वाला जो ईएमएफ है क्या ओ और ए के बीच में जोड़ना है? कितना है? ये वाला भी ओ और ए में जोड़ना है। सारे के सारे सेल को ओ और ए के बीच में जोड़ना है। क्या बोलो, सबका ईएमएफ ही है ना? अब बताइए सारे सारे के सारे सेल किस में आ गए? पैरेलल में। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पे पढ़ाया था मैंने, पैरेलल में अगर सभी सेल का ईएमएफ अगर ई होगा तो इक्विवेलेंट भी ई होगा। तो बताइए यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा सारे सेल्स का मिलाकर वो कितना आएगा? बोलो, जो ई नेट आएगा वो ई के बराबर आएगा। इसका मतलब सेंटर और रिम के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ओ जो है वो सेंटर है और ए जो है वो रिम है ना। ए जो है वो पॉइंट कहां पर है? रिम पर, और ओ पॉइंट जो है वो सेंटर पर है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या करा है कि सेंटर और रिम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, और वो किसके बराबर आया? ई के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने स्पोक में चार व्हील, सॉरी इस व्हील में चार स्पोक लिए, तो सेंटर और रिम के बीच में जो ईएमएफ आ रहा है वो ई आ रहा है। अगर 8 व्हील लेता तो, 16 लेता तो, और 2 से लेता तो, मतलब जो ईएमएफ होता है रिम और सेंटर के बीच का वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्पोक्स इन द व्हील। बोलो क्लियर है? आपके व्हील में कितनी स्पोक है ईएमएफ उस बात पर डिपेंड नहीं करता। 2 व्हील का स्पोक हो तो ठीक, 4 का हो तो ठीक, 100 का हो तो ठीक, और 200 का हो तो ठीक। कितनी भी स्पोक वाला व्हील हो, सेंटर और रिम के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी रहेगी? बोलो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। लिखो यहाँ पे फटाफट, फटाफट लिखे, जल्दी लिखे यहाँ पे। अलग दुनिया चल रही है तुम लोगों की।
ये स्क्रॉल बाद में कर लेंगे अपन, पहले लिख लें नोट्स, फिर बोलोगे सर बहुत कम टाइम देते हैं लिखने के लिए। क्या लिख लेते हैं? क्या लिख लिया अपन ने? इस क्वेश्चन में क्या क्या कंक्लूजन निकालना है? देखो, स्पोक, ईच स्पोक का जो ईएमएफ है वो निकाल दिया आपने, और सेंटर और रिम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया ना। तो इस वाले पॉइंट में लिख लेना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, वहां पे लिखना, मैं तो बोल दूंगा अभी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड रिम इज ई, और ई की वैल्यू कितनी है बेटा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड रिम इज ई, और ई की वैल्यू लिख देंगे हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलो, अच्छा, उसके बाद इसमें एक और पॉइंट लिख देना, ईएमएफ बिटवीन, ईएमएफ बिटवीन, इसे मैं अगला पॉइंट, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, अगला पॉइंट बोल रहा हूं। ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड रिम, ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड रिम किसको चाहिए था? एक मिनट, तुम्हें चाहिए था? EMF between center and rim does not depends. EMF between center and rim does not depends. टाइम कम यहाँ पड़ता है तुम लोगों को। EMF between center and rim does not depends. मैं लाल हो गया। EMF between center and rim does not depends on number of spokes in wheel. Does not depends on number of spokes in wheel. चलो लिख दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। अपने फेज में 4 पेज है, पता है आपको? 1 2 4 5, 3 नहीं है। एम नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें? क्यों नहीं है का तो कोई लॉजिक मेरे पास भी नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है ना। तो 1 2 4 एंड 5 सबसे धीरे लिखते हो तुम लोग, वॉइस तुम्हारे से तो बहुत फास्ट लिखना है, वहां तो वो बोलते ही नहीं है कि सर हमने अभी नहीं लिखा, फटाफट फटाफट लिखता है। तुम्हें क्या लगता है कि वो नोट्स नहीं लिखते है? ये तुम लोग गलत फहमी में जी रहे हो, ये गलत फहमी तुम लोगों की, ये नोट्स नहीं लिखता है। तुम लोगों को तो सुनो सब ध्यान से, तुम लोग क्लास में मोबाइल भी चला लेते हो, उनके लिए तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन है मोबाइल चलाना। अरे मैं तो तुम्हारे में भी बैन कर दूं मैं, लेकिन वो माहौल बिगड़ जाता है तुम्हारी क्लास में, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलता इस मामले में तुम लोगों से। तुम लोग क्लास में सो भी सकते हो, वो तो सो भी नहीं सकते क्लास में, पता है आपको क्या? अरे फिर तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएंगे, फिर देख लेना फिर आप लोग, पक्का? छोड़ो रहने दो, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, लिखो फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखे फटाफट से।
एक क्वेश्चन बोलता हूं बेटा, लिखें। अ व्हील विथ 100 मेटेलिक स्पोक्स, a wheel with 100 metallic spoke, each spoke length is 1 meter. A wheel with 100 metallic spoke, each spoke length is 1 meter. Each spoke length is 1 meter, is rotating with the speed of 120 rpm. With speed of 120 rpm. rpm समझते हैं क्या? क्या होता है? बहुत बढ़िया, चलो समझते हैं आप लोग। रिवोल्यूशन पर मिनट होता है आरपीएम का मतलब। is rotating with the speed of 120 rpm in a plane, rotating with the speed of 120 rpm in a plane perpendicular to magnetic field. In a plane perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field, और magnetic field का वैल्यू लिख दो ब्रैकेट में, ये ना बोर्ड से देख के लिख दो। इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बोर्ड पे लिख दिया मैंने, है ना? लिख देना आप लोग। अगर आप लोगों ने बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की 2 यूनिट दी थी। एक तो टेस्ला, जिसको मैं पिछले 2 महीने से लगभग हर क्लास में यूज कर रहा हूँ। गॉस भी 1 यूनिट लिखाई थी मैंने, याद है क्या आप लोगों को? बस वही लिखा है मैंने, है ना? तो रोटेटिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख दिया। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड द रिम। फाइंड ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड द रिम। सेंटर और रिम के बीच में कितना ईएमएफ होगा ये आपको बताना है। अच्छा एक बात बताना, जरा मेरे को ध्यान से सुनना। जो सेंटर और रिम के बीच में जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्या बी गिवन है क्वेश्चन में? चलो देखो ध्यान से सुनो, जो जो चीजें आपको दे रखी ना वो चीजें लिख लेते पहले। बोलो बी गिवन है क्वेश्चन में? बोलो बी कितना है? 0.4 गोस। अपने को गोस नहीं चलता, टेस्ला चलता है, तो 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये तो बी की वैल्यू हो गई। अच्छा दूसरी बात, अच्छा अपने को लेंथ भी दे रखी, बोलो स्पोक का लेंथ कितना है? 1 मीटर। अच्छा ओमेगा दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, ओमेगा दे ही नहीं रखा। आरपीएम एफ होता है, ओमेगा नहीं होता है। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर मिनट, हर्ट्ज, ये सब एफ की यूनिट होती है। पता होना, आप लोग सर्कुलर पढ़ चुके, रोटेशन पढ़ चुके, वेव थ्योरी पढ़ चुके, सारी चीजें पढ़ चुके आप लोग यार। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ओमेगा क्या है और एफ क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आता होगा ना। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है, रिवोल्यूशन पर मिनट एफ की यूनिट होती है। आरपीएम किसकी यूनिट है? एफ की या ओमेगा की? आरपीएस ये भी एफ की यूनिट है ना? और इधर से हर्ट्ज किसकी यूनिट है? तो ये आरपीएम दे रखा है, रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, तो ये ओमेगा नहीं, ये एफ है हमारे पास, है ना? तो अच्छा ओमेगा चाहिए लेकिन अपने को तो ओमेगा हो जाता है 2πf। अच्छा लेकिन इसमें भी देखो यूनिट कन्वर्जन होगा भी तो। अच्छा जो एफ आपको दे रखा है वो दे रखा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। आपको एफ दे रखा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये दे रखा है ना? और अपने को चाहिए रिवोल्यूशन पर सेकंड में। कौन कौन कन्वर्ट कर देगा इसको, जल्दी बताओ आप। कन्वर्ट कर दोगे इसको? तो 120/60, दिस इज रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या बोलो, ये बात क्लियर है? तो बोल बेटा एफ का वैल्यू कितना आया? 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 2 आरपीएस। आरपीएम से आरपीएस बदल दिया अपने को आरपीएम में रखना है कि आरपीएस में रखना है? आरपीएस में रखना है। रिवोल्यूशन पर सेकंड में रखना है, रिवोल्यूशन पर मिनट में आपको दिया हुआ था। क्लियर है बात? चले बेटा अब फॉर्मूला में वैल्यू रख दें। बोलो जो ईएमएफ का फॉर्मूला है, बोलो वो क्या होता है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ, अच्छा बी ओमेगा की जगह क्या रखें? नहीं 4πf क्यों आएगा? 2πf आएगा ना। ओमेगा की जगह 2πf इंटू एल स्क्वायर। अच्छा क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया? अब जो भी चीजें बची उनका वैल्यू रख दो, है ना? अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया खैर आपका। अच्छा बी का वैल्यू कितना है बेटा? 0.4 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा पाई एफ कितना? 2, एल कितना है? 1। आप जब इसको सोल्व करके लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास 8 पाई इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट के बराबर। और जरूरत पड़ने पर आगे इसको सोल्व भी कर सकते हो। अच्छा पाई का वैल्यू होता है 3.14, होता है ना?
और 8 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना 3.14 से तो लगभग 25 आता है, लगभग 25 आता है। तो इसका आंसर मैं लिखूं, अगर पाई को हटाकर इसका आंसर लिखूंगा तो आंसर होगा आपका लगभग 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या आंसर जाएगा? ये पाई हटाने के बाद का आंसर हो गया, मतलब बिना पाई के अगर आंसर करता हूं तो लिख दे बेटा आप इसको। अच्छा, जैसे भी मैंने आपसे मैंने बात करी आपसे किसके बारे में, व्हील के बारे में। एक व्हील है, उसमें स्पोक्स लगी है, और जब वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो वो स्पोक क्या करेंगे, इसका फ्लक्स कट करेगी, और फ्लक्स कट करने से स्पोक के अंदर ईएमएफ आता है। तो मैंने आपको सेंटर और रिम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर एक बात इधर देखो आप लोग, जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल डिस्क है, क्या है आपके पास? मेटल डिस्क समझते हैं आप लोग? जैसे ये एक मेटल डिस्क हो गई अपने पास, है ना, इसका जो रेडियस है आर मान लो, एक मेटल डिस्क बना दी मैंने, इसका जो रेडियस है वो कितना मान लो, आर। अच्छा, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, और ये मेटल डिस्क ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मेटल डिस्क किससे रोटेट कर रही है? तो ये जो डिस्क का जो सेंटर है ना, डिस्क का जो सेंटर है, और ये पेरीफेरी पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर है? पेरीफेरी, मतलब ये डिस्क के बाउंड्री पर पॉइंट है, पेरीफेरी बोल सकते हैं आप इसको। तो इस डिस्क के सेंटर और पेरीफेरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछूं तो क्या बता सकते हैं? कितने बच्चे बता देंगे? डिस्क के सेंटर और पेरीफेरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? हाफ बी। कैसे यार? वो फॉर्मूला तो आपके डिस्क के, वो फॉर्मूला तो व्हील के लिए था ना, फिर डिस्क में कहां से लगा रहे हो? हाँ हाँ, इधर देखो आप लोग, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये डिस्क किस तरह से बनी होगी, देखो डिस्क को आप किस तरह से बना मान सकते हो, ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं देखो सुनो, ये 2 स्पोक बना दूं, 4 स्पोक, स्पोक का नंबर और बढ़ा दो, स्पोक और बढ़ा दो, स्पोक और बढ़ा दो, ऐसे स्पोक का नंबर बढ़ाते जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखते जाना आप लोग। अच्छा, मैं किसका नंबर बढ़ा रहा हूं? अच्छा बोलो, स्पोक का नंबर बढ़ते जाने से क्या हो रहा है? अगर आप यहाँ पर अनकाउंटेबल स्पोक कर दोगे, अभी कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद कुछ कुछ होगा, इधर देखो आप लोग, अगर मैं यहाँ पर स्पोक का नंबर अगर बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते, अगर इस डिस्क के अंदर, अगर व्हील के अंदर मैं अनकाउंटेबल स्पोक लगा दूं, अगर इन्फिनिट स्पोक लगा दूं, तो बोलो ये किसका शेप ले लेगा? ये जो व्हील है क्या डिस्क का शेप ले लेगा? तो बताइए अपन एक मेटल डिस्क को किससे बना मान सकते हैं? मेटल डिस्क को एक ऐसा व्हील अज्यूम कर सकते हैं जो अनकाउंटेबल स्पोक से बना। मेटल डिस्क कैन बी अज्यूम्ड एज ए कंडक्टिंग व्हील which is made of uncountable spokes, yes or no? और बताइए, अगर अनकाउंटेबल स्पोक हो तो व्हील के अंदर आपके 10 स्पोक हो तो ठीक, 50 स्पोक हो तो ठीक, और 500 स्पोक हो तो ठीक, या इनफाइनाइट स्पोक हो तो ठीक। बताइए, एक स्पोक का एएमएफ के सेंटर और रिम के बीच का पीडी होता है। तो अगर मैं इस मेटल डिस्क के सेंटर और पेरिफेरल पॉइंट के बीच का अगर ईएमएफ आपसे पूछूं तो बोलो कितना होगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, रेडियस आर है ना, तो स्पोक का लेंथ इस केस में आर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? लिखो, आप डायग्राम बनाओ। पिछली क्लास में होमवर्क दिया था क्या मैंने आपको? बहुत बढ़िया, कोई बात। आज अच्छा, चैप्टर खत्म कर देंगे आज? अच्छा, मैंने बोला था क्या करना है क्या खत्म? पक्का? तुम लोग बहुत धीरे लिखते हो यार। वही वाले बेच में तो खत्म हो जाएगा आज। कौन कौन बोला नहीं पढ़ता है? अच्छा, आपको पता रहता है क्या? चलो, ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, ये मेटल डिस्क का फोटो बन गया अपना, समझ में आ गया उसको भी थोड़े देर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आजकल तुम लोगों का जो मानसिक स्थिति है ना,
सही में गड़बड़ा रखा है मेरा। ठीक है कोई बात नहीं, तुम लिखो, लिखे तुम लोग। अ मेटल डिस्क कैन बी अज्यूम्ड अब मेटल, तुम्हें ये नहीं पता मैं क्या लिखा रहा हूँ। अरे भाई वो जो नोट लिखा है ना वो डिस्क के बारे में, और मैंने जो भी बोला ना कि डिस्क है ना एक व्हील से बना मान सकते हो, और ऐसा व्हील मान सकते हो जिसमें इनफाइनाइट स्पोक लगे, तो वही लिखा रहा हूँ बस। अ मेटल डिस्क कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ, a metal disc can be assumed to be made of a conducting wheel. A metal disc can be assumed to be made of a conducting wheel, a conducting wheel, a conducting wheel with infinite spokes. Yeah, large number spoke. बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लासेस का टाइम कल से 8 से 9 बजे तक रहेगा, और शेड्यूल इसका नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है। कितने बच्चे हैं वैसे बिहार बोर्ड से? बिहार बोर्ड से बच्चे नहीं है? कितने बच्चे बिहार बोर्ड के, और कितने बच्चे बिहार से? मेजोरिटी कौन से स्टेट में है? बिहार वालों की मेजोरिटी है। बंगाल वाले मेजोरिटी में कब से आ गए भाई? चलो देखिए पूछ ही लेते हैं आज, स्टेट पूछे। चलो ठीक है, सबसे पहले तो राजस्थान वाले बताएं आप लोग। राजस्थान वाले, राजस्थान वाले भी मेजोरिटी में आ गए। राजस्थान के कितने बच्चे हाथ खड़े करें? राजस्थान वाले कितने? अच्छा ठीक है, राजस्थान के बाद एमपी माइनॉरिटी में, और इधर से छत्तीसगढ़। एमपी छत्तीसगढ़ तो एक ही है ना वैसे, क्या डिफरेंस? पहले एक ही थे, 2000 से अलग अलग हुए हैं। छत्तीसगढ़ वाले कितने? अच्छा ठीक है, अब इधर से ये पंजाब हरियाणा रीजन से। गुजरात वाले कितने? हाँ महाराष्ट्र वाले तो हैं। महाराष्ट्र वाले कितने? गुजरात पूछ तो लिया मैंने, पूछा तो था गुजरात, अभी आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया। पूछा था गुजरात मैंने, वो लास्ट में। गुजरात और सॉरी यूपी और बिहार लास्ट में। झारखंड वाले कितने? अच्छा बंगाल वाले बता दो चलो। कहाँ है यार मेजोरिटी में? माइनॉरिटी तो है। नॉर्थ ईस्ट वाले? अरे है तो हाथ खड़ा करो ना, उसमें क्या है? तुम लोगों का तो यार ग्रुप का ना, ग्रुप में नंबर कम है क्या तुम्हारे में? एब्सेंट है क्या आज? तो तुम कहीं हाथ खड़े नहीं कर रहे? नहीं है नॉर्थ ईस्ट से? कहां से हो? अच्छा लद्दाख तो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट आ गया ना, ठीक है। अच्छा दिल्ली वाले भी है? कितने बच्चे हैं दिल्ली के? चलो ठीक है, साउथ से है कोई? साउथ से? साउथ के? साउथ का कोई भी नहीं है। चलो अब यूपी, यूपी वाले कितने हैं? और एमपी वाले? एमपी हो गया, सॉरी एमपी हो गया। बिहार वाले बताओ। मेजोरिटी है बिहार की। मैं यही कहूँ राजस्थान का हूँ। पूछ तो लिया भी, अरे मेरे को पता है तू गुजरात की है, पता चल गया मेरे को। पूछा है मैंने गुजरात वाले के लिए भी। ये बिहार की है तो गुजरात में क्यों हाथ उठा रही थी? अच्छा दोनों से हैं?
चलो ठीक है भाई, हो गया, आगे चले अब। ठीक है, तो नेक्स्ट, मैं तो राजस्थान से ही हूँ। हाँ, कोटा से ही हूँ, 2006 से कोटा में ही हूँ। उसके पहले कोटा से, मतलब हूँ राजस्थान के, लेकिन कोटा से प्रॉपर नहीं हूँ। कोटा के पास में ही जगह है। हाँ, बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, प्रॉपर बूंदी भी नहीं है। अरे बूंदी में एक टाउन है, टाउन का तुम क्या समझोगे भाई, लिखो तुम लोग। चले आप लोग लिखे, लिखे नेक्स्ट हेडिंग लिखे आप लोग, चुप, नेक्स्ट हेडिंग लिख दे फटाफट। चलिए बोले, नेक्स्ट हेडिंग लिखे पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक ईएमआई, चलो पीरियोडिक ईएमआई पर बात करते। देखो अभी तक अपन कौन कौन से टाइप का इंडक्शन पढ़ चुके हैं? सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, डायनेमिक इंडक्शन। मतलब ईएमआई को शॉर्ट में इंडक्शन वर्ड भी बोल देते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक ईएमआई, या पीरियोडिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं, कि मतलब है दोनों बातों का, है ना। पीरियोडिक ईएमआई बोल लो या पीरियोडिक इंडक्शन बोल लो, एक ही मतलब है दोनों चीजों का। ठीक है, चले अब आप सब लोग इधर ध्यान देंगे, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन इधर होना चाहिए आपका। ठीक है, तैयार है सब लोग? देखो मेरे पास मान ले एक इस तरह से ये दो मैग्नेटिक पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये दो मैग्नेटिक पोल आपके पास हो गए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अच्छा, इन दोनों पोल्स के बीच में एक कोयल आपने रखी है, एक कोयल इस तरह से रखी गई है दोनों पोल्स के बीच में। ठीक है, किसी भी शेप की कोयल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, किसी भी शेप की कोयल हो सकती है। ठीक है, अच्छा, और ये कोयल की एक्सिस है जिसके अबाउट अपन कोयल को रोटेट कर रहे हैं। देखो आप लोग इधर देखें, एक एक। अच्छा, इस कोयल का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, क्या बता सकते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बोलो प्लेन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन मान लें, तो ये कोयल का एरिया वेक्टर ये क्या होगा? अच्छा, ये एक कोयल की एक्सिस है जिसके अबाउट ये कोयल रोटेट कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो ये कोयल ओमेगा से रोटेट कर रही है। बोलो क्लियर है? अच्छा बताओ, अभी कोयल में फ्लक्स है या नहीं है? फ्लक्स होता है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन मान ले कोयल में, तो एन भी एक cos थीटा होता है ना। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ, इन पोल्स के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? और पोल्स का मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को बनाना आता ही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लियर है बात? तो देख बेटा, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इस तरह से। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन जाएगा, तो ये इन पोल्स के करंट बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपने दिखा दिया। बोलो क्लियर है? अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये एरिया वेक्टर कोयल का इधर की तरफ है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये जो कोयल का एरिया वेक्टर है ये इधर की तरफ है। ठीक है भाई, कोयल कहाँ गायब हो गई? और ये एंगल कितना है? थीटा। तो बताइए अभी कोयल में फ्लक्स है या नहीं है? फ्लक्स थ्रू द कोयल। तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फ्लक्स थ्रू द कोयल कितना होगा? फ्लक्स थ्रू द कोयल, कोयल का फ्लक्स जानना है मेरे को। क्या कोयल का फ्लक्स फाई से लिख दें? अगर कोयल में मैं नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन मान लेता हूं, तो बोलो यहां पर कितना होगा? एन बी ए कॉस थीटा, क्या ये होगा ना? अच्छा, आप लोग जानते हैं कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। अगर कोयल ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है तो थीटा और ओमेगा में रिलेशन क्या होता है? ये सब आपने रोटेशन में पढ़ रखा हुआ है। थीटा बराबर ओमेगा टी होता है ना। तो यहां पर बताओ कोयल का मैं फ्लक्स क्या लिख सकता हूं? कोयल का फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है बात? अच्छा बताओ, कोयल के रोटेट करने से थीटा कांस्टेंट है कि वेरी हो रहा है? कोयल के रोटेट करने से थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अरे थीटा वेरिएबल है ना। देखो इधर देखो, ये कोयल ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अभी थीटा कितना? 0। अबे यार, इस चैप्टर की शुरुआत में गलती करी थी और एंड होने पर भी ये गलती कर रहे हो अभी तक भी आप। शुरू में भी थीटा गलत बोला था, चैप्टर के एंडिंग में भी थीटा गलत बोल रहे हो आप लोग। थीटा 0 है कि 90 है? अपन मैग्नेटिक फील्ड और कोयल के बीच का एंगल नहीं देखते, मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। पता है ना आपको, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो बोलो थीटा कितना? 0। कोयल के रोटेट होने से बताओ थीटा कितना? मैग्नेटिक फील्ड कोयल के पैरेलल है। क्या यार तुम लोग, मतलब क्या सीखा फिर इस चैप्टर में आप लोगों ने? सब कुछ ही गड़बड़ बोल रहे हो आप लोग तो। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड कोयल के परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड कोयल के पैरेलल है और थीटा पर 90 है।
थीटा प्लेन के साथ नहीं देखते हम लोग, एरिया वेक्टर के साथ देखते हैं। वापस बोलो, इधर देखो। अच्छा अभी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के, हाँ थीटा कितना, 0 पक्का। कॉइल रोटेट करने से बोलो थीटा कितना हो गया, थीटा 90 हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के, अच्छा तो जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल होता है तो थीटा 90 होता है, और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के परपेंडिकुलर होने पर थीटा 0 होता है। ये सब लिखा रखा है मैंने, पहले बता भी रखा है। तो बताओ जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो सबसे पहली बात तो बताओ क्या बी चेंज हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, कॉइल के टर्न चेंज नहीं हो रहा है, कॉइल का एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, क्या थीटा चेंज हो रहा है? और जब थीटा चेंज होगा तो थीटा चेंज होने से बोलो फाई भी चेंज होगा। अच्छा कॉइल का फ्लक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बहुत अच्छा, तो कॉइल में फ्लक्स एसोसिएटेड कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक हो रही है, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज हो रहा है। किस तरह से चेंज हो रहा है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोस का फंक्शन है वो पीरियडिक फंक्शन होता है। ये सब आप लोगों ने एसएचएम में पढ़ रखा है, वेव थ्योरी के अंदर सब में पढ़ रखा है, याद है आपको? अगर आप कोस का ग्राफ बनाते हैं तो कोस का ग्राफ आप सब जानते हैं कि ऐसा ग्राफ आता है, और कोस का ग्राफ पीरियडिकली चेंज होता है, पीरियडिकली अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, याद है? पीरियडिक फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करें, और यही चीज कोस के ग्राफ के अंदर होती है। कोस का ग्राफ जो होता है एक फिक्स टाइम के बाद अपने वैल्यूज को वापस से रिपीट करना शुरू कर देता है, तो कोस फंक्शन एक पीरियडिक फंक्शन होता है, जानते हैं आप लोग? तो देख बेटा इस कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक है, और जो ये फ्लक्स है टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज हो रहा है, और फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो बताओ इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या? बोलो कॉइल का अगर इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो किस किस के पास फॉर्मूला है इंड्यूस ईएमएफ निकालने का? इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला किस किस के पास है? इस चैप्टर में एकमात्र फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला ये था d∅dt, और लेंज लॉ ने माइनस और ऐड कर दिया था। तो इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल अगर लिखना है तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस d∅dt। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, तो कॉइल के अंदर अगर ईएमएफ अगर अपने को लिखना है तो बता बेटा कॉइल का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा? E बराबर माइनस ऑफ d∅dt। बोलो ये कॉइल का ईएमएफ होगा ना, इधर देखो, तो माइनस ऑफ d∅dt। बोलो फाई का वैल्यू कितना? NBA cos ओमेगा t। बोलो ये होगा ना, और अब डिफरेंशिएशन आएगा, कर सकते हैं आप लोग आराम से। कितने बच्चे डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ पर बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म को बाहर ला देंगे। बोलो कांस्टेंट कौन कौन है? NBA। श्योर है आप लोग? कौन कौन cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन बताएगा? बताओ जरा, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन। हाथ खड़ा करी थी, मतलब हाथ ऊपर करके से फिर बालों में लगाना शुरू कर दिया, मतलब ये क्या था? अच्छा मतलब मैं उधर नहीं देखता तो फिर अपन हाथ खड़ा कर देते कि अपने को आता है। चलो बताओ cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन बताओ क्या? cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा t इनटू ओमेगा, t का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप इस पूरे को अरेंज करके लिख दोगे तो बोलो E का जो वैल्यू निकलेगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। बोलो ये किसका ईएमएफ हो गया? कोयल का ईएमएफ हो गया। अच्छा कोयल में जो ईएमएफ आ रहा है वो भी पीरियडिकली चेंज हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि साइन का फंक्शन भी पीरियडिकली चेंज होता है। साइन का ग्राफ आप लोग जानते बनाना? बिल्कुल, तो साइन का जो ग्राफ होता है वो ये वाला ग्राफ होता है, तो साइन का फंक्शन भी क्या पीरियडिकली चेंज हो रहा है? तो कोयल के अंदर जो ईएमएफ आ रहा है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, और वो भी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है? पीरियडिकली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, जब अपन किसी कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो कोयल का जो फ्लक्स है वो पीरियडिकली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और इस कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जो ईएमएफ बनता है वो पीरियडिकली टाइम के साथ चेंज होने वाला ईएमएफ बनता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ईएमआई इज नोन एज पीरियडिक ईएमआई, क्योंकि यहाँ पर जो पीरियडिक वोल्टेज, यहाँ पर पीरियडिक ईएमएफ अपने को मिल रहा है, इसलिए अपन इसको पीरियडिक ईएमआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा अगर मैं बोलूं इंड्यूस करंट की अगर मैं बात करूं, बताओ इस कोयल के अंदर ईएमएफ आ रहा है ना, और ईएमएफ आने से बोलो कोयल में क्या होगा? करंट भी इंड्यूस होगा। और इंड्यूस करंट अगर लिखना है तो कौन कौन इंड्यूस करंट लिख सकते हैं बताओ? इंड्यूस करंट का मतलब होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? कोयल का रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करोगे तो बोलो क्या आपके पास करंट आ जाएगा? कितना वोल्टेज कोयल में मिला? NBA ओमेगा साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई R। तो ये आपको क्या मिल गया? करंट मिल गया इस कोयल का। बोलो क्लियर है?
तो देखो तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। कोयल में ईएमएफ का फॉर्मूला, कोयल के फ्लक्स का फॉर्मूला और कोयल में करंट का फॉर्मूला। क्या याद रख लेंगे आप तीनों? चलो बेटा तीनों फॉर्मूला बन गए। अच्छा यहाँ पर कुछ बातें और भी याद रखनी है आपको। अच्छा देखो मैंने आपको फ्लक्स का फॉर्मूला दे दिया, करंट का फॉर्मूला दे दिया और ईएमएफ का फॉर्मूला दे दिया। तीनों फॉर्मूला याद रख पाएंगे? तो इधर देखो आप लोग, इनको अपन ऐसे नोट करके लिख लेते हैं। इधर देखो आप लोग, सबसे पहले तो कोयल के फ्लक्स की बात करेंगे, फिर कोयल के ईएमएफ की बात करेंगे, फिर कोयल में करंट की बात करेंगे। बोलो क्लियर है? अच्छा बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा NBA कॉस ओमेगा टी, ये लिखा। ईएमएफ का फॉर्मूला NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। करंट का फॉर्मूला NBA ओमेगा डिवाइड बाई R साइन ओमेगा टी। क्या ये लिखा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या लाके दे सकते हो? कितने बच्चे मुझे फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि साइन या कॉस फंक्शन के आगे जो भी लिखा रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करता है। पढ़ रखा है आपने? साइन या कोस के आगे जो भी लिखा रहेगा, साइन के आगे जो भी वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम वैल्यू बताती है, और कोस के आगे जो भी वैल्यू रहेगी वो भी मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करती है। बताओ फ्लक्स की इक्वेशन में कोस के आगे क्या लिख रहा है? तो ये कोस का मैक्सिमम वैल्यू, ये इस फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। तो एनबी किसका मैक्सिमम वैल्यू? तो अगर मैं कोई आपसे कोयल का अगर मैक्सिमम फ्लक्स पूछूंगा तो बोलो क्या बताएंगे? एनबी। अच्छा वैसे है, बताओ इस कोयल के अंदर मैक्सिमम ईएमएफ बता सकता है? बोलो कोयल का जो मैक्सिमम ईएमएफ होगा वो क्या होगा? NBA ओमेगा। ये कोयल का मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मैक्सिमम करंट बताओ सर्किट में, क्या वो बता देंगे? तो अगर आपको इस सर्किट में मैक्सिमम करंट अगर बताना है तो बोलो आई मैक्स जो होगा, बोलो वो क्या होगा? NBA ओमेगा अपॉन R। तो ये मैक्सिमम करंट इस सर्किट का हो गया। बोलो क्लियर है बात? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? कोई कंफ्यूजन है किसी को? अच्छा दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे फ्लक्स और टाइम में ग्राफ चाहिए, और दूसरा सवाल ईएमएफ और टाइम में ग्राफ चाहिए, क्या दोनों बना के दे देंगे? कौन कौन फ्लक्स टाइम में ग्राफ बना के दे देगा? अच्छा फ्लक्स और टाइम का रिलेशन क्या कोस वाला है? तो कोस का ग्राफ बनेगा। मैंने बोला कि ईएमएफ और टाइम में ग्राफ चाहिए, क्या साइन का रिलेशन है? क्या साइन वाला ग्राफ बनेगा? तो कौन कौन कोस और साइन का ग्राफ बना के देंगे, जल्दी बताओ आप लोग। तो देखो मैं दोनों ग्राफ यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले जो मैं ग्राफ यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ फ्लक्स और टाइम में। दूसरा जो ग्राफ मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ ईएमएफ और टाइम में। देखो दो ग्राफ बना रहा हूँ, फ्लक्स टाइम का और ईएमएफ और टाइम का। देखो आप लोग इस तरह से ग्राफ बना रहा हूँ मैं, बोर्ड पर देखते जाना बेटा आप लोग, है ना। फ्लक्स टाइम में और ईएमएफ टाइम में ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। फ्लक्स और टाइम, ईएमएफ और टाइम में ग्राफ बना रहा हूँ। बोर्ड पर देखना सब आप लोग, तैयार है सब लोग? तो देखो यहाँ पर क्या कोस वाला ग्राफ बनेगा ना? तो देख बेटा ये कोस वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा ये वाला। बोलो ये किस किस में ग्राफ बन गया? बोलो क्या ये फाई और टाइम में ग्राफ बन गया क्या? तो ये तो ग्राफ बन गया आपका फ्लक्स और टाइम में। तो देखो फ्लक्स और टाइम में कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया आपका फ्लक्स और टाइम में। क्या कोस का ग्राफ है? अच्छा मैं आपसे बोलूं यार ईएमएफ और टाइम में ग्राफ बना के दो, कितने बच्चे बना देंगे ईएमएफ और टाइम में ग्राफ? पक्का? साइन वाला ग्राफ बनेगा? तो जो साइन वाला ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखो आप लोग ये साइन वाला ग्राफ, अरे बना कि नहीं बना? तो ये फ्लक्स टाइम का ग्राफ और ये ईएमएफ और टाइम का ग्राफ। अब देखो इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, देखो जरा आप लोग एक बार। अच्छा बताइए यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या है? जिस टाइम पर फ्लक्स मैक्सिमम है उस टाइम पर ईएमएफ 0 है, और यहां पर ईएमएफ क्या है और फ्लक्स क्या है? इसका मतलब एक और कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं। ये सब बातें अपने क्वेश्चन की फॉरवर्ड में आ चुकी है एग्जाम के अंदर। जब आप किसी कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो जब कोयल का फ्लक्स मैक्सिमम होता है तब उसमें ईएमएफ 0 होता है, और जब ईएमएफ मैक्सिमम होता है तो फ्लक्स 0। बोलो क्लियर है? अच्छा जब ईएमएफ 0 तो फ्लक्स इज मैक्सिमम, और जब फ्लक्स इज 0 तो ईएमएफ इज मैक्सिमम। अरे समझ गए? फ्लक्स 0 होने पर ईएमएफ मैक्सिमम और ईएमएफ 0 होने पर फ्लक्स मैक्सिमम। अच्छा और आप ये भी देखो कि यहाँ पर एक फंक्शन साइन का है और एक फंक्शन कोस का है, और आपको तो ये तो पता ही होगा कि साइन और कोस के फंक्शन में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। आप चलो ठीक है, कोस और साइन में कितना कितना फेज डिफरेंस है? फिर आप लोग तो ये भी समझते होंगे कि लीड कौन कर रहा है, लेग कौन कर रहा है। लीडिंग और लेगिंग ये दोनों वर्ड समझते हैं?
कोस साइन में लीड कौन करता है? कोस का फंक्शन साइन को लीड करता है। जब भी लीडिंग या लैगिंग देखनी होती है ना, तो अपन ये देखते हैं ग्राफ में पहले कौन से सिग्नल ने मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करी। जो सिग्नल सबसे पहले मैक्सिमम पर पहुंचेगा मतलब वो लीड कर रहा है। बताइए इस वाले ग्राफ में अगर देखेंगे सबसे पहले कौन मैक्सिमम पहुंचा? कोस वाला फंक्शन सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रहा है। दैट्स व्हाई कोस का फंक्शन साइन से लीड करता है। और कितना डिग्री? π/2। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब ये तो बेसिक जानकारी है, मतलब ईएमआई से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट नहीं बोल रहा, जो मैथमेटिक्स के जनरल पॉइंट उनकी बात करूं। तो बताइए अगर मैं आपसे बोलूं कि पीरियडिक ईएमआई के केस में फ्लक्स और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होता है। पीरियडिक ईएमआई के केस में फ्लक्स और ईएमएफ क्या π/2 फेज डिफरेंस पर होता है? कौन लीड करता है? फ्लक्स लीड करता है ईएमएफ को। अब कोस साइन नहीं लिखाएगा ना, टर्म्स लिखेगी। आपका जो फाई है वो कोस का फंक्शन है और जो ईएमएफ है वो साइन का फंक्शन है, तो वहां पर कोस साइन नहीं लिखेगा, वहां पर फ्लक्स और ईएमएफ लिखेगा। तो बताइए पीरियडिक ईएमआई के केस में फ्लक्स और ईएमएफ में कौन लीड करता है? किसको लीड करता है? कितना लीड करता है? π/2 लीड करता है। और बताइए जब कोयल में फ्लक्स 0 है तब ईएमएफ मैक्सिमम आ रहा है। मैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो कितनी बोलोगे? NBA ओमेगा। ये डायरेक्ट याद रखनी। ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? NBA ओमेगा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछो तो NBA ओमेगा अपॉन आर। और फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू NBA। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई सवाल है किसी के मन में? चलो अच्छा, एक और बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। अच्छा, इस पीरियडिक ईएमआई के केस में अगर आप देखोगे, पीरियडिक ईएमआई के केस में अगर आप देखोगे, ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना ईएमएफ और टाइम के बीच में, ये ग्राफ एक साइकिल के लिए बनाया मैंने। एक रिवोल्यूशन का ग्राफ। एक साइकिल का मतलब एक रिवोल्यूशन। कोयल के एक रोटेशन से जो ईएमएफ और टाइम का ग्राफ आएगा वो बनाया। तो एक रिवोल्यूशन के लिए मैंने ग्राफ बनाया। अगर एक रिवोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो ईएमएफ 2 बार साइन बदल रहा है, ईएमएफ 2 बार डायरेक्शन बदल रहा है। यस और नो? यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है। बताओ ये यहाँ पर वैल्यू क्या थी? 0। 0 से वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 चल रही। अब यहाँ पर क्या हो गई? 0 से पॉजिटिव। क्या डायरेक्शन बदली? यहाँ पर 0 से नेगेटिव। क्या फिर से डायरेक्शन बदली? तो बताइए एक रिवोल्यूशन में, एक साइकिल के अंदर ईएमएफ कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? तो मैं बोल सकता हूँ कि ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है, मतलब ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी बदलने की जो डायरेक्शन होती है वो ट्वाइस पर रिवोल्यूशन होती है। ईएमएफ के डायरेक्शन बदलने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ट्वाइस ऑफ द रिवोल्यूशन। मतलब एक रिवोल्यूशन में 2 बार डायरेक्शन बदल रहा है। एक रिवोल्यूशन में कितनी बार डायरेक्शन? 2 बार डायरेक्शन बदल रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोयल 50 हर्ट्ज से रोटेट कर रही है, कोयल 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब समझे? 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और एक रिवोल्यूशन में कितनी बार डायरेक्शन चेंज? तो अगर कोई कोयल मैग्नेटिक फील्ड में अगर 50 हर्ट्ज के साथ रिवॉल्व कर रही है, 50 हर्ट्ज के साथ अगर रोटेट हो रही है, मतलब 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड अगर कर रही है, तो पर सेकंड कितनी बार डायरेक्शन चेंज? 100 टाइम डायरेक्शन चेंज। कितने टाइम? 100 टाइम डायरेक्शन चेंज। और एक और बात बताओ, वैसे ये पॉइंट आपका ऐसे के अंदर आने वाला भी है, अगले चैप्टर में पॉइंट आने वाला भी है। अगर एक रिवोल्यूशन में देखेंगे ना, एक रिवोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ये सिग्नल जो है वो 2 बार 0 पर आया। कितने पर 0? मतलब इसको काउंट मत करो है ना, मतलब एक को छोड़ना पड़ेगा। तो ये 0 आ गया, फिर ये वापस 0 आ गया। अरे यस और नो? 3 बार 0 मत समझ लेना, क्योंकि फिर जो अगली साइकिल बनेगी, इस 0 को अगली साइकिल में लोगे, किस वाली में लोगे? इस वाली में लोगे। तो फिर ये वाला 0 क्यों ले रहे हो इस साइकिल में? नहीं समझे? अरे ये ग्राफ यही खत्म नहीं होता, ये ग्राफ ऐसे कंटिन्यूअसली चलता है। अब बताओ इसको इस साइकिल का पार्ट मान दोगे पिछली वाले का? तो फिर ये वाला 0 इस साइकिल का पार्ट नहीं है। इस साइकिल में एक 0 ये है और एक 0 ये है। इस साइकिल में एक 0 ये है और एक 0 यहाँ का ये। बोलो बात समझ में आ गई? तो बताओ एक सेकंड में कितनी बार 0? नहीं सॉरी, एक साइकिल में, एक रिवोल्यूशन में कितनी बार 0? 2 बार 0 हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो एक सेकंड में 2 बार इसकी वैल्यू 0 होती, और एक रिवोल्यूशन में 2 बार मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है सिग्नल। 2 बार कितनी बार इसने एक रिवोल्यूशन में कितनी बार मैक्सिमम वैल्यू? देखो एक बार मैक्सिमम ये हुआ और एक बार मैक्सिमम ये हुआ। अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू ये, बस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम जा रहा है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम जा रहा है। तो बताओ अपने को बात ये नहीं करे कि पॉजिटिव में कितनी बार मैक्सिमम गया, नेगेटिव में कितनी बार मैक्सिमम गया, बात बस इतनी सी हो रही कि कितनी बार एक रिवोल्यूशन में मैक्सिमम गया। तो बताओ ये जो साइन का फंक्शन है, एक रिवोल्यूशन में कितनी बार मैक्सिमम वैल्यू? 2 बार।
एक साइकिल में कितनी बार जीरो, एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज, 2 बार। तो अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एफ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, कितनी फ्रीक्वेंसी का, अगर एफ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर मेरे पास है तो एफ फ्रीक्वेंसी का मतलब बताए क्या समझे, एफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एफ फ्रीक्वेंसी का मतलब, और एक रिवोल्यूशन में डायरेक्शन चेंज 2 बार, जीरो की 2 बार, मैक्सिमम भी। तो अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है मतलब एफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कितने रिवोल्यूशन चल रहे हैं, एफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, कितने रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एफ एफ बार वो रोटेट हो रहा है, पर सेकेंड कितने बार रोटेट हुआ, अगर ये एफ बार रोटेट हुआ तो जीरो कितनी बार, एक सेकंड में जीरो 2 बार, एक सेकंड में मैक्सिमम 2f बार। वापस देखो, एक रिवोल्यूशन में 2 बार जीरो, एक सेकंड में एफ रिवोल्यूशन हो रहा है, एक सेकंड में कितनी बार जीरो, 2 बार, एक रिवोल्यूशन में 2 बार जीरो, एफ रिवोल्यूशन में कितनी बार जीरो, 2f बार। यस और नो, एक सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम, 2f। छोड़ो छोड़ो, एसी में पढ़ाऊंगा ये चीज में, मैं एसी का कॉन्सेप्ट यहां सिखा रहा था, याद है क्यों सिखा रहा था, एसी में नहीं सिखाता फिर आपको, ये एसी में सिखा देंगे आपको ये बात, ठीक है ना, ऐसे में आएगा तभी सिखा देंगे आपको, क्लियर है बात। चलो तो लिखना चाहिए आपको ये फटाफट। अच्छा इसमें 2 लाइन लिख दो, उसके बाद लिखना शुरू कर दो इसको फटाफट से, जल्दी लिखेंगे आप इसमें, लिखे बोलो, लिखिएगा। When a coil rotates in uniform magnetic field, when a coil rotates in uniform magnetic field, when a coil rotates in uniform magnetic field, then magnetic flux through the coil, then magnetic flux through the coil changes periodically with respect to time. Then magnetic flux through the coil changes periodically with time. Magnetic flux through the coil changes periodically with time. So an EMF of periodic nature, so an EMF of periodic nature induced in the coil, an EMF of periodic nature induced in the coil this phenomena is called periodic EMI. This phenomena is called periodic EMI. This phenomena is called periodic EMI. फटाफट कॉपी करो बेटा इसको, जो भी लिख रहा है सब कॉपी कर दो बोर्ड से। ये लिख देगा अपने बोर्ड से, कि पीरियडिक ईएमआई चल रहा है अभी। फटाफट लिखो बेटा इसको जल्दी से। ईएमएफ पीरियडिक कैसे हुआ? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोयल के अंदर जो ईएमएफ आ रहा है ना, वो साइन का फंक्शन है, और साइन एक पीरियडिक फंक्शन होता है। तो जो ईएमएफ आ रहा है उसका नेचर कैसा है? पीरियडिक है ना, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद अपने वैल्यूज को रिपीट कर रहा है ना ईएमएफ की वैल्यू। देखो आप, ये ईएमएफ का ग्राफ है ना,
और ये ईएमएफ का ग्राफ एक पीरियोडिक फंक्शन है, देखो आप। तो जो कोयल के अंदर ईएमएफ आ रहा है वो किस नेचर का ईएमएफ है? पीरियोडिक नेचर वाला ईएमएफ है, मतलब साइन का ईएमएफ एक पीरियोडिक फंक्शन ही तो है बेटा। लिख दिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट और भी लिखने हैं आपको। ये जो बातें समझे बेटा, ये भी लिखते रहना है ना। इफ ईएमएफ बराबर जीरो तो फाई इज मैक्सिमम, और फाई इज इक्वल टू जीरो तब ईएमएफ क्या होगा? मैक्सिमम। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद देखो मैंने क्या पॉइंट लिखा है बेटा अगला। फेज डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स ऑफ द कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज पाई बाई 2, है ना। चलो, लिख दिया बेटा। अगला पॉइंट लिख दिया मैंने। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्शन चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ट्वाइस पर रिवोल्यूशन। मतलब एक रिवोल्यूशन में ईएमएफ का जो डायरेक्शन चेंज होता है वो कितनी बार होता है? 2 बार। समझ गए बात को? लिखो, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एक वो लिखो।
ठीक है बेटा, लिखे आप लोग। जगह छोड़ दो यार आप इसके लिए। कितने बच्चों का नहीं लिखा अभी तक? प्राइस के बाद ये क्या लिखा है? डायरेक्शन चेंज। अच्छा, चार्ज जैसा लग रहा है क्या तुम्हें? अब तो चेंज ही दिख रहा है ना लाल। क्या आप लोग लिख चुके हैं इसको? पक्का? क्वेश्चन बोल दो अगला। लिखो आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। नहीं, अगला क्वेश्चन लिख दो फटाफट। लिखे? डाउट है किसी को? किसको डाउट है? लिखे? स्क्वायर कोयल ऑफ 100 टन्स and 10 centimeter square area. Square coil of 100 tons. Square coil of 100 tons and 10 centimeter square area is rotating with speed of 1800 rpm. Rotating with the speed of 1800 rpm about its axis in uniform magnetic field. About its axis in uniform magnetic field 2 Tesla. In uniform magnetic field 2 Tesla. Find maximum induced EMF in coil. Find maximum induced EMF in coil. Find maximum induced EMF in coil. अच्छा, जिनका आंसर आ गया हो ना, वो इस डायग्राम को बनाना शुरू कर देना भाई। हेडिंग लिख दो, डायग्राम बनाना शुरू कर देना।
चलिए बोर्ड पे देखें आप सब लोग। अब ध्यान से सुने। अब देखो नेक्स्ट जो मैंने हेडिंग लिखा है वो है एसी जनरेटर या डायनेमो। ठीक है ना, एसी जनरेटर भी बोलते हो, डायनेमो भी बोलते हैं इसको। ध्यान से सुने। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। इधर एक बार आप पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए ना। अब इसको समझ लेना बेटा एक बार आप लोग। वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, क्योंकि इसके अंदर कोई अलग से कॉन्सेप्ट है नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको उसमें अभी डायनेमिक ईएमआई के अंदर सिखा चुका है। ये किसके लिए बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए होता है। मतलब यहां से जो मेन आता है, मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है कि राइट एंड एक्सप्लेन एसी जनरेटर। ठीक है ना, तो उसमें डायग्राम बनाना है और ये कुछ एक दो बातें जो मैं बोलूंगा बस वो लिख के आना होता है। 2-3 नंबर का सवाल आ सकता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, क्या होता है पहले आप इधर समझ लो। ठीक है ना, पूरे डायग्राम पे मत जाओ, है ना। इसमें क्या फिजिक्स होती है समझाता हूं मैं आपको, इधर देखिएगा आप सब लोग। ठीक है, अच्छा देखो, दो मैग्नेटिक पोल्स अपने पास, नॉर्थ और साउथ। इन पोल्स के बीच में आपने क्या रख दी, कोयल। इस कोयल को बोला जाता है आर्मेचर कोयल। क्या बोलते हैं बेटा, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स, इसकी जो टर्म्स एज इट इज याद रखनी है आपको ना। ये जो डायनेमो की एक कोयल है, आर्मेचर कोयल अपन इसको बोलते हैं। और इस कोयल को अपन क्या करते हैं, इसके एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करते हैं। और आपने देखा था कि जब किसी कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो उसका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, पीरियडिकली चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होने से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस तरह का होगा, पीरियडिक ईएमएफ आएगा। कैसे ईएमएफ आएगा, कौन, आर्निया, आर्निया कौन है, बैग लेके जाना है आपको। देखो चले आप लोग इधर देखें बेटा सब लोग। आप लोग एक बार बोर्ड की तरफ देखें सब लोग, है ना। देखो ध्यान से सुने बेटा आप लोग। यार तुम फोकस इधर करो, मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक हो रहेगा। तो देखो यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल्स हैं और इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में आप क्या कर रहे हो, कोयल को रोटेट कर रहे हो। अच्छा, कोयल जब रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा ना, और फ्लक्स चेंज होगा तो कोयल के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ होगा पीरियडिक नेचर का होगा। अपने को तो फॉर्मूला पता है ईएमएफ का, क्या साइन वाला फंक्शन आएगा। अब देखो जो साइन वाला जो ईएमएफ आ रहा है, जो साइन वाला वोल्टेज आ रहा है, ये एसी वोल्टेज कहलाता है बेटा। कौन सा वोल्टेज, मैं भी अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। अपने पास में दो तरह के वोल्टेज होते हैं, दो तरह के करंट होते हैं, एक एसी करंट, एक डीसी करंट। एक एसी वोल्टेज है, एक डीसी वोल्टेज। ये दो तरह के वोल्टेज, दो तरह के करंट होते हैं। ठीक है, अच्छा जो साइन का ग्राफ है वो एसी वोल्टेज होता है बेटा। कौन सा वाला होता है, एसी डीसी में डिफरेंस क्या है, अगले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। एसी किसको बोलते हैं, डीसी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, जो साइन वाला ग्राफ है वो एसी होता है। तो बताइए इस कोयल के अंदर जो ईएमएफ अपने को मिल रहा है, कोयल के अंदर जो वोल्टेज अपने को मिल रहा है, वो एसी मिल रहा है कि डीसी मिल रहा है। इसका मतलब ये जो डिवाइस है ये कौन सा वोल्टेज जनरेट करके दे रही है, एसी वोल्टेज को जनरेट करके दे रही है। इसलिए अपन इसको एसी जनरेटर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, तो पावर हाउस के अंदर जो एसी जनरेट की जाती है ना, उसका फंडा यही होता है। वहां पर बड़े बड़े मैग्नेटिक पोल्स लगे रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मैग्नेटिक पोल्स के बीच में क्या करते हैं, एक ऐसा आर्मेचर कोयल को रख देते हैं। बड़ी सी कोयल होती है, छोटी मोटी कोयल नहीं होती, बड़ी सी कोयल होती है। एक आर्मेचर कोयल को रख देते हैं और आर्मेचर कोयल को ऐसे रोटेट करते रहते हैं। अच्छा, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, ये क्या होता है इनको जानना भी नहीं अपने को। ये तो सिर्फ बोर्ड में डायग्राम बनाने के काम का है। इसके पीछे की जो साइंस थी वो तो मैंने आपको समझा दी कि कोयल रोटेट कर रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ आ रहा है। और इसके अंदर जो ईएमएफ आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एसी है डीसी। तो एसी ईएमएफ अपने कुछ डिवाइस से मिल रहा है, तो एसी ईएमएफ अपने को यहाँ पर मिलता है। दैट्स व्हाई अपन इसको एसी जनरेटर बोलते हैं। डायनेमो भी इसका एक नाम होता है। ठीक है भाई, अब ये जो चीजें मैंने लिखा रखी है, स्लिप रिंग लिखा रखा है, कार्बन ब्रश लिखा रखा है, इनसे कोई मतलब नहीं है अपने को, न इनका मतलब जानना, न क्या फंक्शन है ये जानना। बस बोर्ड में लिखने के हिसाब से फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में लिखने के मार्क्स होते हैं, इस चीज को याद रखें। ये कोई पूछने वाला नहीं है कि स्लिप रिंग का फंक्शन क्या है वो बताओ, वो सब इंजीनियरिंग का पार्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका मतलब का काम की चीज भी नहीं है। कार्बन ब्रश का क्या रोल है, ये सब चीजें काम की तो है, लेकिन अपने यहाँ पर काम की कोई नहीं है। ठीक है, बस डायग्राम में लिखना है तो अपने को भी लिख दिया, डायग्राम में बना हुआ है तो डायग्राम में लिख रहा है तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है बात। बाकी इसके पीछे की जो साइंस है, कोयल रोटेट कर रही है, कोयल रोटेट करने से क्या हो रहा है बेटा, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कोयल के अंदर ईएमएफ आ रहा है, और ये ईएमएफ एसी है डीसी, एसी ईएमएफ आ रहा है। दैट्स व्हाई अपन इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं बेटा, तो एसी जनरेटर अपन इसको बोलते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे आपके हॉस्टल्स के बाहर वो ग्रीन कलर का डिब्बा लगा रहता है या ऑरेंज कलर का डिब्बा लगा रखा है, वो जनरेटर होता है। उसका काम क्या होता है, लाइट जाने पर आपके हॉस्टल में पावर सप्लाई इंटरप्ट नहीं हो, तो वो काम उसमें आता है। याद है आपको,
जैसे लाइट चलेगी, पावर सप्लाई कट होगी, तो अब अपने को वहां पर लाइट तो चाहिए मान लो, है ना। पावर सप्लाई मान लो चली गई, डिस्कट मतलब पावर सप्लाई मान लो कट हो गई, तो अब अपने को अगर वहां पर फिर भी अगर पावर चाहिए, तो फिर ये जो एसी जनरेटर है वो आपके जो हॉस्टल के बाहर वो लगे रहते ना, ग्रीन डिब्बे, ऑरेंज कलर के डिब्बे, वो इस तरह से बड़े बड़े डिब्बे लगे रहते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते रहते हैं, उनके अंदर एक शाफ्ट लगी होती है, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उसके अंदर, शाफ्ट होती है, और वो शाफ्ट को रोटेट करते हैं। तो शाफ्ट को जब रोटेट करते हैं तो उसके साथ जो कोयल अटैच है वो भी रोटेट करती है, और उस कोयल के रोटेट करने से कोयल के अंदर क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, वोल्टेज बनता है, और एसी वोल्टेज बनता है। अरे समझ गए। अच्छा, अपने घर में जो डिवाइसेज होती हैं ये एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। किस पर काम करती हैं? एसी डीसी दोनों पर काम करती है, ठीक है। इन्वर्टर बनाता है डीसी को, इन्वर्टर क्या बनाता है? डीसी को। और जनरेटर बनाता है, तो जो जनरेटर लगा रहता है वो एसी बनाता है, और इन्वर्टर क्या बनाता है? डीसी को बनाता है इन्वर्टर। समझ गए बात आप लोग? चलो याद रख पाएंगे आप लोग? अच्छा तो बताओ ये जनरेटर किस पर बेस्ड है? हाँ, अरे एसी तो प्रोड्यूस करता है यार, किस पर बेस्ड है? डायनेमिक इंडक्शन पर बेस्ड है, या ये भी अपन बोल सकते हैं कि डायनेमो इज बेस्ड ऑन द फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई। अच्छा, फेराडे ने तो दिया था ये, आप सोच के देखो, ईएमआई जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, बहुत ये रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। ईएमआई के पहले न तो जनरेटर बना था, न ट्रांसफार्मर बना था, न मोटर्स बनी थी। मोटर अपने सिलेबस पर नहीं है, मोटर भी ईएमआई पर बेस्ड है। मोटर भी किस पर बेस्ड होती है? सोचो, पहले ट्रांसफार्मर नहीं थे, पहले जनरेटर नहीं थे, पहले मोटर्स नहीं थी, और इन सबकी डिस्कवरी किसके बाद हुई? ईएमआई डिस्कवर होने के बाद इन सबकी कोई डाउट है? इन सबकी डिस्कवरी जो हुई है, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, मोटर्स हो गई, ये सब डिस्कवर हुए हैं किस, ये सब के सब किस पर बेस्ड होता है? ईएमआई पर बेस्ड होता है। तो बहुत रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी ईएमआई की डिस्कवरी, जो फेराडे ने की थी, है ना। तो डायनेमो इज बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। बोलो क्लियर है? या और भी प्रिसाइजली अगर अपन इसको बोल रहे हैं तो जनरेटर या डायनेमो इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक ईएमआई। क्लियर है बेटा? लिख दे फटाफट, ये डायग्राम बना दे। ठीक है भाई, चलो बताओ, किसी को कुछ कहना है या पूछना है? हाँ बोल। मोटर, मोटर, हाँ हाँ बोले थे ना, मोटर 2 बार बोला था, 3-4 बार बोल दिया था क्या? 2 बार का तो मेरे को याद है। अरे वो क्वेश्चन का आंसर तो निकाला ही नहीं मैंने, मैंने तो हेड ही लिख के समझा दिया उसको यार। अच्छा, आप लोगों ने निकाल लिया था क्या आंसर? पक्का? एक सेकंड को यार, पहले उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अच्छा बताओ, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या दे रखा है बोलो? अच्छा, कितने बच्चों का आंसर आएगा उसमें? 12 पाई वोल्ट आएगा। ठीक है, नहीं मैं तो मैं सोल्व कर देता हूँ। बोलो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100। अच्छा बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 टेस्ला। अच्छा, एरिया कितना है बोलो बेटा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कन्वर्ट करके लिखोगे 10 × 10⁻⁴मीटर स्क्वायर। अच्छा, और ओमेगा चाहिए, लेकिन ओमेगा नहीं दे रखा, एफ दे रखा है। आरपीएम एफ होता है, याद रखेंगे, रिवोल्यूशन पर मिनट एफ होता है कि ओमेगा होता है? तो एफ आपको गिवन है, बोलो बेटा एफ कितना गिवन है? 1800 आरपीएम। क्या इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में बदलोगे आप इसको? तो इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में अगर बदलोगे तो बोलो 1800 डिवाइडेड बाई 60 करोगे ना, तो ये रिवोल्यूशन पर सेकंड में बदल जाएगा। तो बोलो बेटा एफ बराबर कितना आएगा? 30 रिवोल्यूशन पर सेकंड। चले बताइए, आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ, और मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, NBA ओमेगा, ये होता है ना। चल बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 2। अच्छा, एरिया कितना? 10 × 10⁻⁴। और बोलो बेटा ओमेगा कितना? 2 पाई, और एफ, एफ की जगह 30। देखो 1 2 3 एंड 4, ये 4 से 4 जीरो कटा, हो गया। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका पास आ जाएगा 12 पाई वोल्ट। आंसर हो गया।
क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। लैंग्वेज अभी बोल रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, लिखें आप लोग, लिखिएगा। अच्छा वो नहीं लिखा क्या भाई आपने? लिख दो उसको, लिख दो। ऐसे जनरेटर वाला पार्ट लिख दो पहले। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, लिखें। अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूं। स्मॉल बार मैग्नेट is passing at constant speed. Small bar magnet is passing at constant speed through a long solenoid. Small bar magnet is passing with constant speed. Small bar magnet is passing with constant speed through a long solenoid. A galvanometer is connected across the solenoid. A galvanometer is connected across the solenoid. Which graph best represents the variation of galvanometer deflection, ब्रैकेट में थीटा एंड टाइम, आपको नहीं करना है, बोर्ड पे देखना है बस। इधर देखें आप लोग। अच्छा पहली बात तो ये सुन, अच्छा ये हटा रहा हूं मैं ना, हटा दो। चलिए आप लोग बोर्ड पे देखें बेटा, सब लोग एक बार। पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए, है ना। इस टाइप के सवालों को किससे करते हैं, क्या सोच रखते हैं, पहले वो देख लो आप लोग। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहले तो समझा देता हूं। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास ये तो सोलेनोइड हो गई और एक स्मॉल बार मैग्नेट हो गई, छोटी सी बार मैग्नेट और लंबी सी सोलेनोइड, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे। बोलो क्लियर है? अच्छा ये मैग्नेट क्या कर रही है, इस सोलेनोइड से पास कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। ये मैग्नेट किससे पास कर रही है? कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मैग्नेट सोलेनोइड से पास कर रही है। तो आपको इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा उसका टाइम के साथ वेरिएशन किस तरह का रहेगा ये बताना है। अच्छा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आ रहा है? जब करंट फ्लो होती है, यस और नो? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्राफ मुझे करंट और टाइम का बताना है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मतलब करंट इंडिकेट कर रहा है, तो बेसिकली ग्राफ किसका जानना है? करंट का टाइम का ग्राफ मेरे को यहाँ पर बेसिकली ये जानना है। अरे यही मतलब है ना इसका। कितने बच्चों को बात समझ आएगी बताओ आप? अरे श्योर है आप लोग?
अब देखो जरा ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन है ना मैथमेटिकली नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो किस तरह से सोचना है पहले तो वो देखो। अच्छा देखो ये तो आपके पास सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है कि गैल्वेनोमीटर यहां पर कनेक्टेड है, देखते जाना सब लोग ध्यान से। और ये मैग्नेट जो है ना इस तरह से आ रही है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये मैग्नेट इधर से आ रही है वी स्पीड के साथ। अच्छा थोड़ी देर बाद क्या होगा बताओ आप, बोलो थोड़ी देर बाद का सीन अगर देखोगे तो क्या होगा, ये इस सोलेनोइड के अंदर आ जाएगी और थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये इसको पास कर जाएगी और वी स्पीड के साथ ही पास करेगी। क्वेश्चन ने बोला है कि स्पीड कांस्टेंट है इसकी, अरे स्पीड क्या है, तो ये पास आ रही है, ये अभी मतलब एंटर होने के पहले की बात है और एंटर होने के बाद की बात है। अरे ये सर नो, चलो अब एक बात बताओ ध्यान से सुनना, चीजों को सोचना कैसे, चीजों को समझना कैसे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस ये चीज आपको सिखानी है। बोर्ड पे देखे सब लोग। अच्छा एक बात बताओ, जब मैग्नेट इस कॉइल के पास आ रही है, सोलेनोइड के पास आ रही है, तो बताइए पास आने के दौरान क्या हो रहा है। जब मैग्नेट इस सोलेनोइड के पास आ रही है तो पास आने के दौरान फ्लक्स बढ़ रहा है और दूर जा रही है तो फ्लक्स घट रहा है। और आपको पता है कि जब भी किसी कॉइल का सोलेनोइड का फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने देना है कि अपोज करना है, यस फ्लक्स चेंज का अपोज करना है। और फ्लक्स चेंज का जो भी कोज है क्या उसको अपोज करना है। यहां पर बताइए मैग्नेट का फ्लक्स चेंज होने का कोज क्या है, कोयल का फ्लक्स चेंज होने का अपोज, कोयल के फ्लक्स चेंज होने का कोज क्या है, क्या मैग्नेट का पास आना। तो वैसी बात है कि मैग्नेट के पास आने से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बताओ फ्लक्स को चेंज होने देना है कि रोकना है। तो बताइए मैग्नेट को पास आने देना है कि दूर भगाना है, मैग्नेट को दूर भगाना है, बोलो मानते हो ना। अब दूर भगाने के लिए मैग्नेट को रिपेल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट आएगी वो मैग्नेट को अट्रैक्ट की रिपेल, रिपेल करने के लिए कौन सा पोल, साउथ की नॉर्थ, क्या नॉर्थ पोल बनेगा और इधर साउथ पोल। अच्छा ये तो पास आते समय पोल्स मतलब कहाँ नॉर्थ पोल होगा कहाँ साउथ पोल होगा बता दिया मैंने। अच्छा अब दूसरा वाला सीन इमेजिन करो, ये मैग्नेट इस सोलेनोइड को पास करके अब दूर जा रही है, पहले तो मतलब पास आ रही थी, अब इसको पास ऑन करके दूर जा रही है। अच्छा जब मैग्नेट दूर जा रही है तो फ्लक्स वही रहेगा कम होगा, कम होगा, और फ्लक्स अगर कम होगा तो फ्लक्स को बढ़ाना है, तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए मैग्नेट को दूर जाने देना है कि पास बुलाना है, अट्रैक्ट करना है कि रिपेल करना है। यहाँ कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर साउथ पोल। बोलो क्या यहाँ पर नॉर्थ पोल यहाँ पर साउथ पोल। अब इधर देखो, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर इधर खड़ा कर रखा है उधर खड़ा कर रखा है, कहीं पे भी आप अपना ऑब्जर्वर ले सकते हो, मान लो इधर ऑब्जर्वर है, तो जब मैग्नेट पास आ रही थी तो उसको नॉर्थ पोल नजर आ रहा था, तो उसको लग रहा था करंट एंटी क्लॉकवाइज है। और जब मैग्नेट पास करके दूर जा रही है तब उसको साउथ पोल दिख रहा है। अरे कौन सा पोल, पहले इधर नॉर्थ पोल था, आज उधर क्या हो गया साउथ पोल। तो पहले इधर करंट क्लॉकवाइज दिखती थी, आज इधर करंट, पहले इधर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखती थी, आज इधर करंट क्लॉकवाइज। तो बताइए करंट का डायरेक्शन वही है कि बदला है, और करंट का डायरेक्शन बदला है तो बोलो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदलेगा। अगर पहले गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन था तो अब की बार डिफ्लेक्शन इधर, क्या डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी। अब बताइए मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं है जिससे मैं ग्राफ बना सकूं, लेकिन ऑप्शन को देखकर मैं बता सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कितने बच्चे बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा डायरेक्शन वही रखनी की बदलनी, डायरेक्शन बदलनी है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन में डायरेक्शन बदल रही, खत्म बात। अब ग्राफ का शेप ये क्यों है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई मैथमेटिक्स मेरे पास नहीं इसको समझाने के लिए। तो आपको जो लॉजिक है वो लगाकर इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना था, नहीं समझे बात को, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें आपको चूज करना था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोई डाउट है या कोई सवाल किसी के मन में नहीं है, लिख दो फटाफट से, ठीक है। ये फॉर्मूला उस समय लिखाना रह गया था ना, वैसे तो नहीं भी लिखा था तो कोई नीड नहीं थी, लेकिन लिख लेता है फिर भी अब।
चले बेटा बोर्ड पे देख लो, एक सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा मेरे पास में इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा मैंने एक बार क्या किया, L1 L2 को सीरीज में जोड़ा और एक बार L1 L2 को पैरेलल में जोड़ा। तो बोला जा रहा है कि आप इफेक्टिव इंडक्टेंस निकालिए। जैसे याद करो अपन इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाले थे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाले थे, आज किसकी बात हो रही है, इफेक्टिव इंडक्टेंस की बात हो रही। तो मैं बता दूं कि इंडक्टर के मामले में वही फॉर्मूला लगने हैं जो रेजिस्टेंस में लगते थे। सीरीज में R1 R2 होने पर R इफेक्टिव होता था R1 प्लस R2, सेम चीज इंडक्टर में लगेगी। L1 L2 अगर सीरीज में है तो L इफेक्टिव होता है L1 प्लस L2, और अगर ये L1 L2 पैरेलल में है तो L इफेक्टिव होता है L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2। कितने बच्चों को बात क्लियर है, श्योर है आपको? लिख दो बेटा। चलिए अब अगला चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। अरे 5 मिनट भी तो मेरे पास। होमवर्क में जो बच गए वो सारे करने, और क्या है, जो क्वेश्चन बच गए वो सारे ही करने। डिस्कस कब करेंगे, कब करें बताओ आप? मंडे करें, जब आप किस हो, पक्का? अच्छा देखो अपनी क्लास एक तो कल आएगी, कल क्या डे है, फ्राइडे, और कल के बाद फिर शनिवार को नहीं आएगी अपनी क्लास, फिर मंडे को आएगी। मंडे को रखें फिर, पक्का? तब तक होमवर्क कर लेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो मैं होमवर्क दे देता हूं आपको, बिगनर बॉक्स नंबर 7, 8, 6 तक का दे चुका ना मैं, लिख लो फिर भी। अरे फिर पूछना पड़ता है कि क्या क्या डिस्कस करना है, फिर वो आप नंबर लिख के नहीं लाओगे ना, इसलिए मैं नंबर बोल ही देता हूँ। बिगनर बॉक्स नंबर 6 तक हो चुका, 7, 8 और 9। अच्छा 7 के में आपको कुछ कुछ जगह आंसर में थोड़ी गड़बड़े मिलेंगी, आंसर में गड़बड़े मिलेगी, तो आप आंसर मत देखना पीछे बिगनर बॉक्स में से। बिगनर बॉक्स 7 की बात कर रहा हूं, बाकी में नहीं मिलेगी। 7 के अंदर थोड़ी थोड़ी गड़बड़े मिलेगी आपको आंसर्स में, तो वो देख के परेशान मत होना, आप अपने हिसाब से आंसर निकाल के रख लेना। समझ गए बात? जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे चेक करने की, आप अपने आप ही समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बिगनर बॉक्स 7, बिगनर बॉक्स 8 और बिगनर बॉक्स नंबर 9, ठीक है ना। उसके बाद में एक्सरसाइज 1 में आ जाओ, 70 से लेकर 89 तक, 70 से लेकर 89 तक, है ना। और एक्सरसाइज नंबर 2 में ट्रांसफॉर्मर तो दे चुका था ना मैं आपको। एक्सरसाइज नंबर 2 में लिखो बेटा 11, 13, 25, 11, 13 एंड 25। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5, 11, 20, 5, 11 एंड 20, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आपको करना है।